हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12। आज भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड की हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण पर्यटन मानव, प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है और पूर्वाधार क्षेत्र के पर्यटन स्थल तक उन लोगों को आकर्षित करने में इनमें अपार क्षमता है। पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। जियो पार्कों को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ अनेक भौगोलिक दाय वाले स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाले वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं। पर्यटक के लिए भारतीय बाजार विविधताओं से बड़ा स्थान है। इन विविधताओं को आर्थिक पहलू को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्र के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिन्हित पर्यटन स्तर पर ढांचागत सुविधाओं का विकास करने केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटक के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानिक युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियां, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियां स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ये आने वाले पर्यटक को अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियाँ और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतु तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के ये नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगर को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को पर्यटक के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं। पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है। 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय यही था। इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यटकों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवर्तन, होटल, खान पान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति निहित है। पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है और पर्यटकों तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा को अर्जित करने का मुख्य साधन है। पर्यटन क्षेत्र सेवा का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं निहित है। तो पर्यावरण पर्यटन मानव विकास की संस्कृति के लिए ये टॉपिक के अंदर दिया गया है कि जिससे हमारे आसपास के प्रदेशों के अंदर जो देखने लायक स्थल होते हैं, जिसे हम जियो पार्क कहते हैं, वही जियो पार्क भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उन्हें
निशान किए गए हैं। जियो पार्क के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो दुर्लभ है और सौंदर्य के दृश्य भी विशेष अपील आती है, जैसे कि वहाँ के भौगोलिक स्थल, जीव जंतु जो कहीं नहीं मिलते उसी जगह पर मिलते हैं। जैसे कच्छ के अंदर, कच्छ का जो रण है उसके जो गधे हैं जिसे घूरखर कहते हैं, वो सिर्फ कच्छ के रण प्रदेश में ही दिखाई देते हैं। वैसे ठंडी की ऋतु के अंदर देश विदेश से बहुत से पशु पक्षी हमारे यहाँ, ज़्यादातर पक्षी आते हैं, युवा नहीं होते, जिन्हें हम सुरखाब कहते हैं, वो कच्छ के अंदर मिलते हैं। पर्यटन से आसपास के लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता है, उसका विकास भी होता है और गांव के लोगों को ज़्यादातर उसमें कमाई होती है। इसके अलावा ऐसे स्थानीय युवक होते हैं जो गाइड का काम करते हैं, गाइड का काम सीखते हैं, तो उन्हें भी इन विदेशियों को, पर्यटकों को वो स्थल बताने से उनकी कमाई होती है। साथ में आसपास में जितने भी छोटे बड़े व्यापारी होते हैं उनकी भी कमाई होती है। ज़्यादातर ग्रामवासी उन लोगों का भी विकास होता है। इसके अलावा जो यहाँ की शिल्प कला है, हस्तकला है, उसका भी इसके अंदर विकास होता रहता है और उसकी भी कमाई होती है। पर्यटन और प्रवास विभाग को विकसित किया गया है। हाल ये इसका उपयोग बहुत होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक जो दूरियां होती है वो कम होती है, एक दूसरे को लोग समझते हैं और अच्छे सामाजिक और समझदारीपूर्ण संबंध इसमें विकसित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि देश को विदेशी मुद्रा, मतलब कि विदेशी पैसों की कमाई होती है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहती है। पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला है। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधता से बड़ा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलू को देखते हुए शिल्प आदि के क्षेत्र के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का प्रारंभ की एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिंत पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास कर न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकता को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावना की तलाश की जा सकती है। जम्मू मंडल के सबसे रमणीक और खूबसूरत पर्यटन पटनीटॉप में आने वाली की भीड़ देखकर यह आभास अवश्य होता कि आखिर कुछ ऐसा तो है कि इसमें जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित कर पाने की शक्ति ये रखता है। हो भी क्यों न, सब कुछ तो है इस स्थल में, जिसे पाने के लिए पर्यटक कश्मीर में आते हैं और उस कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां लंबे लंबे चीर और देवदार के पेड़ हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो प्रकृति प्रेमी हो। इसके अतिरिक्त साल भर इसकी खूबसूरत ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति रखती है। मंदिरों की नगरी जम्मू में 108 किलोमीटर की दूर पर स्थित इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए जम्मू से आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिविर कटारा से भी यात्री बसें मिल जाती है, जो आने वाले को पटनीटॉप तक घुमाकर लाती हैं। जम्मू से पटनीटॉप की यात्रा 3.5 घंटों की है।
मगर इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उधमपुर जिले में आने वाले इस पर्यटन स्थल को और खूबसूरत बनाने के लिए अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटनीटॉप विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया, जो सिर्फ पटनीटॉप का ही नहीं बल्कि इसके आसपास पड़ने वाली और भी रमणीय तथा धार्मिक स्थल सुध महादेव, मानतलाई, चिनैनी, सनासर आदि का विकास करने में भी लगी हुई है। क्योंकि अवसर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर जिन्होंने कई बार देखी हो, बर्फ को देखकर उकता जाते हैं, तो उनके मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटन स्थल को भी अब विकसित कर लिया गया है। हालांकि पटनीटॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन जहां आने वाले वर्ष भर ही आते हैं। सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ का आनंद उठाने के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। सर्दियों में आने वाले तो स्कीइंग का आनंद भी उठाते हैं, जिन्हें एक सप्ताह में स्कीइंग सिखाने का प्रबंध आज जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया गया है। नाम मात्र के खर्चे पर राज्य में कश्मीर के पहलगांव के क्षेत्र में उपरांत पटनीटॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में यात्री प्राप्त करने में पर्यटन विभाग के जम्मू का अच्छा खासा सहयोग रहा है। विभाग की मेहनत ही है कि आज पटनीटॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने वाले की भीड़ लगी रहती है। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पटनीटॉप के सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी और बड़ी स्लोपिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए पटनीटॉप के साथ लगे नथाटॉप का सनासर क्षेत्र का, जो आप भी खूबसूरती का एक मिसाल है। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लोपों की तलाश तथा विकास किया जा सकता है, ताकि स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग करने वाले यात्रियों की भीड़ से निपटा जा सकता है। स्कीइंग उसे कहते हैं जो बर्फ़ के ऊपर जो स्लीप करते हैं, बर्फ़ के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर स्पीड से जाते हैं। और पैराग्लाइड उसे कहते हैं जो हवा के अंदर ऊपर पहाड़ी से छलांग लगाकर हवा के अंदर उड़ते हुए नीचे आते हैं, जो एक विमान की तरह वो एक छोटा सा साधन होता है जिसे यात्री ऊपर से उड़कर वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, उसे पैराग्लाइडिंग कहते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग के साल में 3-4 कोर्स करवाए जा रहे हैं, वो भी नाम मात्र के खर्चे पर। लेकिन इतना अवश्य है कि स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी तो पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय के दौरान अधिक आनंदित हुआ जा सकता है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के साथ ट्रैकिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग करने की इच्छा रखने वाले भी पटनीटॉप में अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, जिनके लिए सप्ताह भर के कई कोर्स कराए जाते हैं। पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग के बारे में आप तो समझाया, अब देते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग उसे कहते हैं कि जो पहाड़ के ऊपर किसी भी यातायात के बिना, मतलब वाहन के बिना ऊपर चढ़ते हैं, उसे ट्रैकिंग कहते हैं। उसके साथ कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर जो रस्सी के साथ चढ़ा जाता है उसे पकड़कर उसे रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग अगर वो सीखना हो तो पटनीटॉप में उसके लिए एक सप्ताह या महीना भर का कोर्स होता है और वो कोर्स वहाँ कराया जाता है, जिससे यात्री वो सीख ले और पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करने वाले साहसिक यात्री वो सीखकर अपना योगदान देकर उसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये पर्यटन विभाग का पहला भाग था। दूसरे भाग के अंदर हम उसकी दूसरी
बातों की चर्चा करेंगे और कौन कौन से पर्यटन स्थल है जहाँ हम घूमकर मज़ा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे।